वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर है 543 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, सेंटर देख लीजिएगा। 1 महीने का समय है बस आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। पुराने जितने टेस्ट कराए हैं खुद से भी पढ़ते रहिए, जितने नए नए हैं उनसे भी प्रैक्टिस करते रहिए। ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लगाते हैं एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सितंबर है आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए, अब कोई भी नई करंट अफेयर्स पढ़ना मत यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। पेपर तो बन गया होगा। जितनी भी पढ़नी है 15 अगस्त से पहले की पढ़नी है, उसके बाद की मत पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकतर 15 महीने 16 महीने के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंडमानी जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर, अरुणाचल के मिथुन उपर्युक्त में से कौन सी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, स्थानिक जातियां हैं? आपने सुना होगा पौधों और जीवों की जातियों के नाम, जैसे कि मान लीजिए वुल्नरेबल स्पीसीज़ हो गई, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो गई, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई। ये उसी तरह से है। एंडेमिक स्पीसीज़ एक्सटेंट भी होती है जो विलुप्त हो जाती है, कई कई बार बताया है। कौन सी इसमें स्थानिक जातियां हैं, किसी विशेष परिस्थितियों में पाई जाती हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं? अंडमानी जंगली सुअर एक एंडेमिक स्पीसीज़ है यहाँ पर। निकोबारी कबूतर एंडेमिक स्पीसीज़ है। अरुणाचल के मिथुन भी एंडेमिक स्पीसीज़ है। एक ऑप्शन इसमें ये भी है, इनमें से कोई नहीं तो गलत है, ये नहीं होगा। उपरोक्त सभी सी है इसका आंसर। तो देखिए, स्थानिक प्रजातियाँ यानी एंडेमिक स्पीसीज़ कौन होती हैं? ये प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक जातियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए अंडमानी जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर और अरुणाचल के मिथुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना एक बार फिर से। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर यानी लॉयन टेल्ड मकाक इसको बोलते हैं, संघाई हिरण उपर्युक्त में से कौन सी संकटग्रस्त जातियां हैं यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं? इस तरह से प्रश्न बनाते हैं एग्जामिनर। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ पूछ लिया तो इसमें कोई ना कोई या तो वुल्नरेबल होगी या क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगी या सारी की सारी इंडेंजर्ड होंगी। इंडेंजर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब बताइए कौन कौन सी इनमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं? संकटग्रस्त हैं काला हिरण, ब्लैक बक इसको बोलते हैं, बिल्कुल इंडेंजर्ड है ये। मगरमच्छ भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। भारतीय जंगली गधा भी इंडेंजर्ड है। लॉयन टिल्ड मकाक, शेर पूंछ वाला बंदर, ये भी जो है इंडेंजर्ड है। संघाई हिरण यानी मणिपुरी हिरण, ये भी इंडेंजर्ड ही है। तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, संकटग्रस्त जातियां यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहीं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के तौर पर देखें तो शेर पूंछ वाला बंदर, काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, संघाई हिरण इत्यादि संकटग्रस्त जातियाँ हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जातियाँ हैं, नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बस इंडेंजर्ड। अब बताइए इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? ये तो आसान सा प्रश्न है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, ये तो होगा ही होगा। कृषि का विस्तार करोगे, प्रसार करोगे तो क्या करना पड़ेगा? जंगल काटना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा? हैबिटाट लॉस होगा ना जीव जंतुओं का, तो है ये भी। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाओं चलाओगे तब भी होगा। पशुचारण करने से या ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने से किसी प्राकृतिक या वनस्पति जात का ह्रास नहीं होता। हाँ, अगर पेड़ों को काटना होता इसमें तो ये शामिल हो जाता। तो देखिए, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्यिक वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने का कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में रहा है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित जो झूम कृषि है उसके चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। देखिए, बड़ी परियोजनाओं का विकास ये जो हैं ये भी क्या करते हैं? पेड़ पौधे या फिर वनस्पति जात, प्राणी जात को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि नदी घाटी परियोजनाओं के कारण होता क्या है? हजारों वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को साफ करना पड़ता है। यही सब चीज़ें होती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हिमालयन यब जिसकी छाल
पत्तियों और टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न घाट, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। बताइए कहाँ। इम्पोर्टेंट है हिमालयन यब, ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए हिमालयन यब चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है। यह जो रसायन है कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस रसायन की अत्यधिकता से या अधिक निकलने से ये जो वनस्पतियां हैं इनकी जाति को खतरा पैदा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, इसमें से बताना है। वन्य जीवों के आवासों का कानूनी संरक्षण, वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध। इम्पोर्टेंट है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसकी सन भी पूछ लेते हैं कि कब हुआ था ये। देखिए इसके अंतर्गत वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण शामिल है, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध भी शामिल है, वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक क्या इसमें शामिल है या वो साइट्स के अंदर है? साइट्स पढ़ाया होगा। देखिए इसके अंदर भी है, करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। वन्यजीव सुरक्षा के लिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्यजीव के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। देखिए संपूर्ण भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई इसमें। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने और उनके संरक्षण, एक ही और काफ़ी है, और उनके संरक्षण आदि पर प्रबल जोर दिया गया। और इसके पश्चात केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार भी, जिनको सेंचुरीज बोलते हैं, वो स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। बिल्कुल है। इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में। गलत है स्टेटमेंट, 1973 में। बहुत पूछते हैं इसको। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल कराते हैं, तभी तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में। दोनों के दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते, बी। तो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। डेट के साथ याद रखिए। कहाँ? उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। नेशनल पार्क का नाम क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क है, स्थापना 1936। तो देखिए चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल ही नहीं है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में स्टार्ट हुआ ये। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार इसमें शामिल है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है। असम का मानस इसमें शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है जम्मू कश्मीर का डचीगम राष्ट्रीय उद्यान। तो डचीगम राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब देखिए डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है उच्च ऊंचाई वाले शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है और इसका जो एरिया है वो है 141 वर्ग किलोमीटर वर्ग रह गया है। अब देखिए इस उद्यान के महत्वपूर्ण वन्य जीव प्रजातियाँ क्या क्या कौन कौन इसमें पाया जाता है। इसमें तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, काला भालू पाया जाता है, भूरा भालू पाया जाता है, जंगली बिल्ली आपको देखने को मिलेगी, हिमालयन मार्मोट देखने को मिलेगा, कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा, सीरो और लोमड़ी जो रेड फॉक्स है, लाल लोमड़ी, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। डचीगम जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बीज बचाओ आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन रासायनिक उर्वरकों के खिलाफ था। देखिए ऊपर तो बीज लिखा है लेकिन रासायनिक उर्वरकों के खिलाफ था क्या ये? बीज बचाओ आंदोलन करेक्ट है बिल्कुल। दोनों के दोनों स्टेटमेंट उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये सी है इसका आंसर। तो देखिए बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। यहाँ के किसानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव है।
अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। देखिए, चिपको आंदोलन तो समुदाय की सीधी भागीदारी देता है, पेड़ से चिपक गए थे, कटने नहीं दिया था पेड़ों को, उत्तराखंड की कहानी। संयुक्त वन प्रबंधन भी सीधी भागीदारी देता है, बीज बचाओ आंदोलन भी सीधी भागीदारी देता है समुदाय की, लेकिन वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन नहीं। तो देखिए, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और संयुक्त वन प्रबंधन संसाधनों के संरक्षण में समुदायों की सीधी भागीदारी करता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन न केवल कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा, अपितु उसने यह भी दिखा दिया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट थे ये 10 प्रश्न, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद ज्योग्राफी के।